हेलो एवरीवन, वेलकम बडिंग स्टूडेंट जुगो सारथी बायोलॉजी क्लासेस। तो हमने डाइजेशन चैप्टर लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, कंप्लीट किया था हमने डाइजेशन सिस्टम के बारे में, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के बारे में। और आज हम नया चैप्टर शुरू करने जाएंगे जिसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में हम बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे और हम इस चैप्टर को जितना हो सके टेबुलर फॉर्म में एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं चैप्टर शुरू करता हूं, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। और जनरली इस चैप्टर का वेटेज हम जनरली देखें तो हर साल 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम इस चैप्टर से हमें दिखते हैं। तो अराउंड 8 से 12 मार्क्स आप इस चैप्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 8 से 12 मार्क्स बहुत ह्यूज होता है एक चैप्टर से। अगर 3 क्वेश्चन बन रहे हैं तो इस चैप्टर को हम डिटेल पढ़ने की कोशिश करेंगे और जहां हो सके फ्लो चार्ट और टेबुलर फॉर्म में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर हर एक ह्यूमन फिजियो के चैप्टर में आपको मिलेगा। इवन रिप्रोडक्शन क्लास 12 के चैप्टर में भी बहुत ज्यादा इस टॉपिक के बारे में डिटेल है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं 2 चीज आपको क्लियर करना चाहूंगा। डिफरेंस, पॉइंट ऑफ डिफरेंस किसके बीच में, न्यूरोनल या नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन के बीच में। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों डिफरेंस आपको समझ में आना जरूरी है, तभी आप चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हैं। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन मतलब क्या? नर्वस कोऑर्डिनेशन मतलब जहां पर नर्व के थ्रू कंडक्शन होगा, एक नर्व से दूसरे नर्व के थ्रू। और इस तरह के कंडक्शन में जनरली इंपल्स किस फॉर्म में ट्रांसफर होता है? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल फॉर्म। जबकि केमिकल में हम कुछ केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करेंगे जिससे हम डिराइव करेंगे कुछ एक्शंस। ओके, तो नर्वस कोऑर्डिनेशन का पहला पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स। नर्वस कोऑर्डिनेशन का दूसरा पॉइंट क्या है? नर्वस कोऑर्डिनेशन का दूसरा पॉइंट है आपका, जैसा कि हमने बोला कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में ट्रांसमिट करेगा, तो वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में होने की वजह से काफी फास्ट होगा। क्या होगा? फास्ट एक्शन। जबकि केमिकल के होने की वजह से क्या होगा? स्लो एक्शन। क्या होगा? स्लो एक्शन। ठीक है, और जैसा कि पता है कि फास्ट एक्शन होगा तो जनरली किस तरह का होगा? शॉर्ट लिव्ड। कितना होगा? शॉर्ट लिव्ड। जबकि केमिकल वाला क्या होगा? लॉन्ग लिव्ड। तो ये 3-4 पॉइंट हमें दिमाग में फिट रखने हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में। यही से हम चैप्टर को आगे ले जाएंगे। अब हम खाली इस चैप्टर में केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन अपन बेसिकली किस पॉइंट पे बात करते हैं? अपन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो मैं उससे भी आगे एक और पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपको क्लियर करना चाहता हूँ, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन का डेफिनेशन मैं बाद में लूंगा, उससे पहले मैं कुछ बेसिक्स डिफरेंस करना चाहता हूँ टर्म्स के बीच में। एंडोक्राइन, एंडोक्राइन मतलब डक्टलेस ग्लैंड। कैसा ग्लैंड? डक्टलेस। जबकि एक्सो मतलब डक्ट। अब डक्टलेस ग्लैंड है तो इसका मतलब क्या है? डायरेक्टली अपना सिक्रेशन को किसमें पोर करेगा? ब्लड में। और ये एक्सोक्राइन में डक्ट है तो क्या है? अपने कुछ किसी डक्ट के थ्रू ये सिस्टमिक उसमें आएगा, ट्रांसफर आएगा। ठीक है, तो डक्ट के थ्रू आएगा। ठीक है, नेक्स्ट तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि नेम ए ग्लैंड जो कि बहुत एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन की तरह काम करता है, तो आंसर होगा पेनक्रियास। इंपॉर्टेंट है, याद रखना पेनक्रियास के एक्ट एज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। बाकी अपन इस चैप्टर में एंडोक्राइन के बारे में बात करेंगे और एक्सोक्राइन जो जहां जहां नेसेसरी है हम चैप्टर्स में सब्सिक्वेंटली डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब हम बात करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। एंडोक्राइन ग्लैंड, और आप एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम की जब हम स्टडी करते हैं उसे हम बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। क्या बोलते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, तो एंडोक्राइनोलॉजी में हम इंपॉर्टेंट है कि एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या? व्हाट इज अ वेल कोऑर्डिनेटेड एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम का जो मैंने डेफिनेशन बोली थी ऑलरेडी, कैसा होता है? डक्टलेस ग्लैंड होता है। डक्टलेस ग्लैंड मतलब उस ग्लैंड के पास डक्ट नहीं होता ताकि वो अपना सिक्रेशन को डायरेक्टली ब्लड में पोर कर सके। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड का डायरेक्टली जो सिक्रेशन को पोर करता है, तो कुछ सब्सटेंस को पोर करता है, उस सब्सटेंस को जो ब्लड में पोर करता है उसे हम क्या बोलते हैं? हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्मोन्स। तो हम हार्मोन्स के बारे में स्टडी करेंगे, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? हार्मोन्स। ठीक है, तो हम हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब हम हार्मोन्स के बारे में स्टडी करेंगे इन ग्रेट डिटेल्स।
तो बेसिकली हॉर्मोन्स होता क्या है, हॉर्मोन्स का जब हमने वर्ड्स को हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में देखा तो हॉर्मोन्स मतलब क्या होता है, एक्साइट करेंगे, ये अपने बॉडी सेल्स को एक्साइट करेंगे ताकि वो डेफिनिट कुछ वर्क कर सके। ठीक है, तो हॉर्मोन्स का डेफिनेशन हमें जानना बहुत जरूरी है। तो हॉर्मोन्स का डेफिनेशन क्या बोलता है, 4 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है नॉन न्यूट्रिएंट, तो अब हम बात करेंगे हार्मोन्स के बारे में। तो हार्मोन्स बेसिकली क्या होता है, हार्मोन्स का जब हमने स्टडी किया एंशिएंट हिस्ट्री तो पता चला कि हार्मोन्स का मीनिंग आता है एक्साइट, ये बॉडी के सेल्स को एक्साइट करेगा ताकि डेफिनिट वर्क कर सके। तो वो डेफिनिट वर्क के हम जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम हार्मोन्स के डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। तो हार्मोन्स का बेसिक डेफिनेशन क्या बोलता है एनसीईआरटी, हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट, मतलब कि ये न्यूट्रिशन का पार्ट नहीं है। हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट chemical substance released in trace amount directly into the blood, okay। और कैसे एक्ट करेगा, एक्ट इंटरसेलुलर सब्सटेंस, कैसे एक्ट करेगा, इंटरसेलुलर मैसेंजर या सब्सटेंस, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी मैसेंजर या केमिकल मैसेंजर। तो अब मैंने 6 टर्म्स के बारे में डिवाइड किया, यहाँ पे डिफाइन किया। तो व्हाट इज हार्मोन, हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट होना पड़ेगा, केमिकल होना पड़ेगा, ट्रेस अमाउंट मतलब बहुत कम अमाउंट पे बॉडी में सीक्रेट होना पड़ेगा और बॉडी में स्टोर नहीं होता, एक्सेप्ट वन हार्मोन थायोक्सिन, ये स्टोर नहीं होगा, डायरेक्टली किसमें रिलीज होगा, ब्लड में होगा क्योंकि इसके पास डक्ट नहीं है। और ये किस पे एक्ट करेगा, इंटरसेलुलर सब्सटेंस पे एक्ट करेगा। तो इंटरसेलुलर सब्सटेंस पे एक्ट करेगा, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी मैसेंजर। क्या बोलते हैं, प्राइमरी मैसेंजर। और इसका एक और नाम क्या है, केमिकल मैसेंजर। तो बेसिकली हार्मोन्स का डेफिनेशन ये है। आप इस डेफिनेशन को अगर क्लियर करेंगे तो आपको हार्मोन्स का कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होगा, ओके। तो हार्मोन्स के डेफिनेशन के बाद हमें हार्मोन्स के फंक्शंस के बारे में डिस्कस करना है। तो फंक्शंस हम बेसिकली डेफिनेशन से क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि हार्मोन्स में मैंने ऑलरेडी कहा कि ये आपका रेगुलेट करेगा, रेगुलेट क्या करेगा, बॉडी लाइफ इवेंट्स। लाइफ का इवेंट्स क्या क्या होते हैं, लाइफ का इवेंट्स बेसिकली क्या होता है, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, सेक्स एंड रिप्रोडक्शन, एजिंग, फाइट और फ्लाइट। तो ये सब कुछ बॉडी के मैकेनिज्म है। ग्रोथ के लिए अपने पास ग्रोथ हार्मोन है, मेटाबॉलिज्म के लिए बॉडी मेटाबॉलिज्म के लिए कुछ हार्मोन्स है, सेक्स एंड रिप्रोडक्शन से एसोसिएटेड कुछ हार्मोन्स है, एजिंग रिलेटेड कुछ प्रोसेस है, स्लीपिंग रिलेटेड कुछ प्रोसेस है, फाइट और फ्लाइट रिएक्शंस हमारे बॉडी में होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये पूरा सिस्टम क्या होता है, वेल कोऑर्डिनेटेड होता है। कैसा होता है, वेल कोऑर्डिनेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडोक्राइन सिस्टम इज हाईली कोऑर्डिनेटेड, इसीलिए चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल कोऑर्डिनेटेड एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेटेड बहुत ज्यादा हाईली होता है और काफी इंटीग्रेटेड होता है। कैसा होता है, इंटीग्रेटेड मतलब एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ बहुत ज्यादा एसोसिएट होता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम हार्मोन्स की डेफिनेशन बोलते हैं। ठीक है, और कुछ छोटे छोटे टाइप्स है हार्मोन्स में, जैसे कि हार्मोन्स लो मोलिकुलर वेट का होता है, डायरेक्टली सीक्रेट होता है मैंने कहा, और हार्मोन्स जनरली स्टोर नहीं होता बॉडी में एक्सेप्ट, ठीक है, थायोक्सिन। और हार्मोन्स आर नॉन एंटीजेनिक, नॉन स्पेसिफिक। ठीक है, तो बेसिकली ये सब कंबाइंड डेफिनेशन मैंने हार्मोन्स का इसी चार्ट में एक्सप्लेन किया, हार्मोन्स का डेफिनेशन, हार्मोन्स के फंक्शन। ओके, आई होप सो आप सभी का यहाँ तक क्लियर है हार्मोन्स का कंसेप्ट। अब मैं हार्मोन्स के नाम आप लोगों के सामने मेंशन करूंगा, उसको इसी तरह से प्रेजेंट करूंगा ताकि आप लोग फर्स्ट नाम के साथ फेमिलियर हो और फिर हम आगे जाके चैप्टर को प्रोसीड कर पाए इजीली। ओके, तो हम पहले कुछ एक फ्लो चार्ट बनाएंगे जिसमें एक तरफ मैं बॉडी फंक्शन लिखूंगा, दूसरी तरफ मैं हार्मोन्स के नाम लिखूंगा। तो आप सभी को ये फ्लो चार्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखने से आपको फंक्शन ये कहना इसे याद करने में इजी होगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। तो मैं एक कॉलम में लिखूंगा बॉडी फंक्शन, दूसरे में लिखूंगा हार्मोन्स एसोसिएटेड। तो सबसे पहला मैं लिखूंगा अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल। तो
बॉडी को फ्यूल कौन सब्सटेंस प्रोवाइड करेगा? तो इसमें अपन को दो हार्मोन्स के नाम याद रखने, इंसुलिन और ग्लूकागोन। इंसुलिन और ग्लूकागोन सीक्रेटेड बाय पेनक्रियास। ठीक है, पहला क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल, इंसुलिन और ग्लूकागोन सीक्रेटेड बाय पेनक्रियास। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म। बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट को कौन कंट्रोल करेगा? तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट को कंट्रोल करने के लिए अपने पास T3, T4 ट्राई आयोडोथायोनिन थायरोक्सिन यानी कि टेट्राआयोडोथायोनिन। बेसिकली ये कौन करेगा? थायराइड ग्लैंड। कौन करेगा? थायराइड ग्लैंड। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट टर्म है सोमेटिक फैक्टर। सोमेटिक फैक्टर मतलब सोमेटिक ग्रोथ। बॉडी का जो ग्रोथ है वो कौन करेगा? उसके लिए अपने पास ग्रोथ हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रेशन ऑफ, ग्रोथ हार्मोन है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है। ये किसका सिक्रेशन है? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन आपका सिक्रेशन है पिट्यूटरी का, और इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर ये सिक्रेशन है पेनक्रियास का। ओके, नेक्स्ट जो फोर्थ इंपॉर्टेंट है अपना, इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्शन। मतलब कि सेक्स एंड रिप्रोडक्शन के लिए क्या क्या एसोसिएटेड है? सेक्स और रिप्रोडक्शन के लिए एसोसिएटेड है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, एस्ट्रोजन, अल्टीमेटली गोनाडोट्रोपिन्स वगैरह इंपॉर्टेंट है। गोनाडोट्रोपिन्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एंड्रोजेंस। ओके, तो ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं जस्ट एक बार चैप्टर का ओवरव्यू यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है अपने इसमें, बॉडी का सर्कुलेटरी वॉल्यूम को कौन मेंटेन करेगा? तो बॉडी का सर्कुलेटरी वॉल्यूम को कौन मेंटेन करेगा? सर्कुलेटरी वॉल्यूम को मेंटेन करेगा एल्डोस्टेरोन। कौन करेगा? एल्डोस्टेरोन। ठीक है, एल्डोस्टेरोन बॉडी का सर्कुलेटरी वॉल्यूम को मेंटेन करेगा। और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन पिट्यूटरी का पार्ट है। एल्डोस्टेरोन एड्रेनल ग्लैंड से सीक्रेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एडाप्टेशन टू स्ट्रेस। अगर आपको बॉडी में कुछ स्ट्रेस होगा तो उस स्ट्रेस के टाइम पे कौन आएगा? एड्रेनल कॉर्टेक्स की कुछ सिक्रेशन है, मिनाइलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अल्टीमेटली ये दोनों क्या है? स्टेरॉइड है, स्टेरॉइड। देन इंपॉर्टेंट है बॉडी का कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को कौन रेगुलेट करेगा? कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेगा पैराथॉर्मोन, कैल्सिटोनिन और विटामिन D3 यानी कि विटामिन डी। तो बेसिकली ये कंबाइन मैंने फंक्शन और हार्मोन को जस्ट रिव्यू करने के लिए चैप्टर को इजीली आप ग्राफ में ले सके। तो अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल, मेटाबॉलिज्म रेट, सोमेटिक ग्रोथ, सेक्स एंड रिप्रोडक्शन, सर्कुलेटरी वॉल्यूम, एडाप्टेशन टू स्ट्रेस और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। अल्टीमेटली ये वेल कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है और इनमें से किसी की भी डिफिशियंसी अपने लिए कुछ डिसऑर्डर लेके आएगी, जिसे हम एंडोक्राइनोलॉजी में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट में डिस्कस करूंगा हार्मोन्स के नेचर और हार्मोन्स किस तरह से एक्शन करता है, मतलब किस तरह से काम करता है। ओके, आई होप सो आप सभी का ये क्लियर है। तो बेसिकली हार्मोन्स के नेचर हमें जानना जरूरी है। उसके लिए मैं इजी एक ट्रिक बना देता हूं। हार्मोन्स जनरली किस तरह से होते हैं? प्रोटीनेशियस, ग्लाइकोप्रोटीन और स्टेरॉइड। प्रोटीनेशियस, ग्लाइकोप्रोटीन और स्टेरॉइड। आपको स्टेरॉइड और ग्लाइकोप्रोटीन्स के नाम याद रखने हैं ताकि इस प्रोटीनेशियस आप इजीली आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है, तो मैं ग्लाइकोप्रोटीन के नाम सबसे पहले लिखूंगा TSH, FSH, LH। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लुटिनाइजिंग हार्मोन। ये तीनों किसके पार्ट है? पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रेशन है। थायराइड स्टिमुलेटिंग, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग, लुटिनाइजिंग हार्मोन। ओके, अब स्टेरॉइड के बारे में जब मैं बात करूंगा, स्टेरॉइड को रिमेंबर करना इजी है। मिनाइलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो बेसिकली मिनाइलो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स किसका पार्ट है? एड्रेनल कॉर्टेक्स का पार्ट है। किसका पार्ट है? एड्रेनल कॉर्टेक्स का पार्ट है। नेक्स्ट है टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। ये सब किसका हो गया? ये आपका हार्मोन्स के डिवीजन हो। ग्लाइकोप्रोटीन नेचर कैसे, स्टेरॉइड कैसे, बाकी जो बचे वो सब प्रोटीनेशियस होंगे। बाकी जो जो बचे आप खुद ही फिल इन द ब्लैंक्स कीजिएगा। आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक खोले, बाकी आइडेंटिफाई कीजिए प्रोटीनेशियस है, अमाइनो एसिड्स डेरिवेटिव कौन से होते हैं। तो
तो इसमें मैंने जिसका इसका नाम नहीं लिखा, सब बाकी किसके प्रोटीनेशियस इन नेचर है। मैं आपको प्रोटीनेशियस इन नेचर के कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ, याद करने में इजी होगा। बेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, देन यू कैन से अबाउट एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, पैराट हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, तो ऑल रेस्ट आर द एग्जांपल ऑफ प्रोटीनेशियस हार्मोन। ठीक है, तो नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट है प्लेसेंटल हार्मोन्स क्या क्या है। प्लेसेंटल हार्मोन्स मतलब प्लेसेंटा क्या क्या हार्मोन सीक्रेट करते हैं। तो ये क्वेश्चन कोई, इसमें आपको दो हार्मोन्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। प्लेसेंटल लैक्टोजन के बारे में जानना जरूरी है, कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, बाकी वो छोटे मोटे हार्मोन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन स्मॉल अमाउंट पे प्लेसेंटा से सीक्रेट होते हैं। ये हम चैप्टर रिप्रोडक्शन एंड हेल्थ में और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेरॉइड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोटीनेशियस हार्मोन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर। तो बेसिकली आपको ये फ्लो चार्ट याद रहना चाहिए। ओके, जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा इस चैप्टर का, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में बात करूंगा। एनसीईआरटी में चैप्टर के एंड में दिया हुआ है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्मोन रिसेप्टर एक्शन, मतलब हाउ द हार्मोन्स वर्क, हार्मोन किस तरह से काम करेंगे, हाउ हार्मोन वर्क्स। तो कोई भी चीज काम करने के लिए डेफिनेटली उसके पास कुछ मैक्सन होना पड़ेगा, किस तरह से वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। तो हार्मोन्स के पास भी इसी तरह से। तो ये अगर हार्मोन एच है तो इसको एक्सेप्ट करने के लिए डेफिनेटली एक रिसेप्टर होना पड़ेगा, हार्मोन रिसेप्टर, जो कि जनरली बॉडी के टिश्यू में होगा। उसके लिए एक साइट होगा जहां पे आके ये हार्मोन बाइंड कर सकेगा। तो हार्मोन और हार्मोन रिसेप्टर साइट के बीच में जब इंटरेक्शन होगा, उस इंटरेक्शन की वजह से जो बायोकेमिकल चेंजेस आएंगे, वो बायोकेमिकल चेंजेस क्या करेगा, वो बायोकेमिकल चेंजेस हार्मोन्स के डेफिनेट एक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हार्मोन रिसेप्टर्स हमने जाना कि रिसेप्टर बोल के कुछ चीज होता है। अब रिसेप्टर कहाँ कहाँ हो सकते हैं। रिसेप्टर ये आइदर सेल मेम्ब्रेन में होंगे या तो इंट्रासेलुलर होंगे। अगर सेल मेम्ब्रेन में है तो उसे हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। और अगर अंदर होंगे तो उसे हम बोलेंगे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। क्या बोलेंगे, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। वेरी इंपॉर्टेंट होता है। पहला हो गया मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर और दूसरा हो गया इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। ओके, तो बेसिकली अल्टीमेटली चेंजेस क्या आएगा, अल्टीमेटली बायोकेमिकल चेंजेस आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हार्मोन का इंटरेक्शन होके वो बायोकेमिकल चेंजेस फर्दर क्या करेगा, हार्मोन के डेफिनेट एक्शन को प्रमोट करेगा। ठीक है, तो मैं अब एक्शन के बारे में इंडिविजुअली बात करूंगा। उससे पहले अपन को टारगेट सेल के नेचर के बारे में जानना है। टारगेट सेल के नेचर के बारे में जानना मतलब क्या, वाटर सोल्यूबल है या लिपिड सोल्यूबल, नेचर कैसा है, वाटर सोल्यूबल या लिपिड सोल्यूबल। एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, लिपिड सोल्यूबल जो होता है ना, वो आपका लॉन्ग टाइम एक्शन देता है, टाइम देता है एक्शन लेने में, लेकिन स्टोर भी अच्छे टाइम तक होता है। ओके, वाटर सोल्यूबल जल्दी वो होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन वाटर सोल्यूबल और लिपिड सोल्यूबल में डिफरेंस जब जानने की कोशिश करेंगे। तो वाटर सोल्यूबल में क्या होता है, जनरली किस रिसेप्टर कहाँ मिलता है, रिसेप्टर आपको सेल मेम्ब्रेन में मिलेगा। तो वाटर सोल्यूबल में क्या होता है, जेनेट्स सेकेंडरी मैसेंजर क्या करेगा, वाटर सोल्यूबल क्या करेगा, जेनेट्स सेकेंडरी मैसेंजर्स। सेकेंडरी मैसेंजर्स में क्या क्या होता है, साइक्लिक एएमपी, आयनोसिटल ट्राइफॉस्फेटेस और आपका कैल्शियम। तो ये तीन सब्सटेंस का नाम याद रखना। ये तीन सब्सटेंस के सेकेंडरी मैसेंजर्स के एग्जांपल है। डोंट मिस आउट दिस थ्री टर्म्स, साइक्लिक एएमपी, आयनोसिटल फॉस्फेटेस और कैल्शियम। ये तीन क्या करेगा, ये तीन सेकेंडरी मैसेंजर जो जनरेट होगा, ये नेक्स्ट बायोकेमिकल प्रोसेस को प्रमोट करेगा। उसके बाद वो जो उसका डेफिनेट फंक्शन है, उस फंक्शन को प्रमोट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है लिपिड सोल्यूबल। तो लिपिड सोल्यूबल में मैकेनिज्म थोड़ा सा सिंपल है। लिपिड सोल्यूबल में मैकेनिज्म क्या होता है, लिपिड सोल्यूबल में रेगुलेट करेगा जीन के एक्सप्रेशन को। क्या करेगा, रेगुलेट जीन के एक्सप्रेशन। जीन के एक्सप्रेशन हमने मॉलिक्यूलर चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जीन एक्सप्रेशन में क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर जब रिसेप्टर, न्यूक्लियस पे जब रिसेप्टर रहेगा तो अंदर आके वो बाइंड करेगा, बाइंड करके कन्फॉर्मेशनल चेंजेस लाएंगे, डीएनए से एमआरएनए बनाएंगे, एमआरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन से वो क्या करेगा, अपना डेफिनेट एक्शन को प्रमोट करेगा। तो ये क्या है कि लिपिड सोल्यूबल जो हार्मोन्स होंगे वो जनरली क्या होगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा। क्या होगा, लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है,
अब हमें जानना है कि रिसेप्टर्स कौन से हार्मोन के कौन से रिसेप्टर है। मैंने ऑलरेडी कहा दो तरह के रिसेप्टर होते हैं, सेल मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर और इंटरसेलुलर रिसेप्टर। तो मैं इंटरसेलुलर में दो होते हैं। इंटरसेलुलर रिसेप्टर में कहाँ हो सकते हैं, एक हो सकता है साइटोप्लाज्म, एक हो सकता है न्यूक्लियस। कहाँ होगा, एक होगा साइटोप्लाज्म रिसेप्टर, एक होगा न्यूक्लियस रिसेप्टर। तो साइटोप्लाज्म रिसेप्टर कहाँ मिलेगा हमें वो जानना है, और न्यूक्लियस कहाँ मिलेगा वो जानना है। तो साइटोप्लाज्म रिसेप्टर कहाँ मिलेगा, स्टेरॉयडल हार्मोन। स्टेरॉयडल हार्मोन मैंने ऑलरेडी क्लास डिस्क्राइब कर चुका हूँ। स्टेरॉयडल हार्मोन का लोकेशन क्या है, साइटोप्लाज्म में, और आपका कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन का लोकेशन क्या है, साइटोप्लाज्म में। ओके, स्टेरॉयडल और कैल्सिटोनिन। जबकि न्यूक्लियस में क्या मिलेगा आपको, थायराइड हार्मोन्स के T3 और T4। ये रिसेप्टर कहाँ मिलेंगे, इंटरसेलुलर। न्यूक्लियस रिसेप्टर में कौन एक्ट करेगा, T3 T4, जबकि साइटोप्लाज्म में कौन मिलेगा, स्टेरॉयडल और कैल्सिटोनिन। ओके, आई होप सो आप सभी का कंसेप्ट क्लियर है। और जो बचे हुए वो सारे सेल मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है। तो ये आप फिल इन द ब्लैंक्स कीजिएगा, ये आप फिल इन द ब्लैंक्स करने से आपको इजीली डिस्टिंग्विश कर पाओगे आप। तो मैंने चैप्टर का ओवरव्यू आप सभी को क्लियर कर दिया, रिसेप्टर किस तरह से काम करते हैं, हार्मोन रिसेप्टर एक्शन क्या है, और एनसीईआरटी में लास्ट आपको अभी आज क्या पढ़ना है, चैप्टर का फर्स्ट पेज और चैप्टर का लास्ट पेज, ताकि आप सभी अपने चैप्टर के कंसेप्ट को क्लियर कर सके। हम आगे एक एक हार्मोन्स को डिटेल एनालिसिस करके पढ़ेंगे। तब तक आप चैप्टर को पढ़िए, स्वस्थ रहिए। ओके, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।